Hello everyone. In last video we have discussed about controlling. Meaning of controlling and process of controlling. You know there are 5 steps in controlling procedure. First is setting standards. Second, measurement of actual performance. Third, comparison of actual performance with standard performance. Fourth, analyzing the deviation. And the last, fifth, taking corrective action. सेटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है कि एक क्राइटेरिया होता है जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं. वन थिंग और कि जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हम एक लिमिट लेकर चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेविएशन टॉलरेंस लिमिट. आपको पता है कि कंट्रोलिंग के अंदर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड से और देखते हैं कि कितना डेविएशन आया और वो डेविएशन क्यों आया. डेविएशन मतलब डिफरेंस. तो जिस टाइम पर हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमने कहा कि 1 डे में 100 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, तो हम क्या करते हैं एक डेविएशन टॉलरेंस लिमिट लेकर चलते हैं कि अगर 98 या 99 बन जाते हैं इट्स ओके, मतलब हमें कोई एक्शन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं कंपैरिजन में देखते हैं डेविएशन किस तरह का आया है, पॉजिटिव आया है, ज़ीरो आया है या नेगेटिव आया है. तो एक लिमिट लेकर चलते हैं कि अगर 1% 2% डेविएशन आ जाता है तो इट्स ओके, हमें कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस 2 टाइप से होती है, ड्यूरिंग द वर्क और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क. तो बेस्ट क्या रहता है ड्यूरिंग द वर्क. कंपैरिजन पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव, पॉजिटिव आ जाए ज़ीरो आ जाए कोई भी एक्शन लेने की नीड नहीं होती. देन आता है एनालाइजिंग द डेविएशन. एनालाइजिंग द डेविएशन में हम ये देखते हैं कि वो डेविएशन आया क्यों, उस डेविएशन के आने का रीज़न क्या है. तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसमें फर्स्ट आता है इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड. कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने सोचा यानी कि जो हमने टारगेट रखा, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया वो अटेन हो गया, वो अचीव हो गया. तो 2 आंसर होते हैं इसके, यस या फिर नो. कि अगर हमने 100 का स्टैंडर्ड सेट किया तो क्या 100 अचीव हो गया, यस. नहीं हुआ, नो. मतलब नहीं हुआ या तो 90 आ गया या 95 आ गया, 98 आ गया, कुछ भी हो सकता है, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड अचीव नहीं हुआ. अगर तो आंसर आता है नो, अगर तो यस आ गया यानी कि हमने 100 सोचे 100 आ गए, अब हमें आगे कुछ करने की नीड ही नहीं है. इन केस अगर हम 100 सोचते हैं और 100 नहीं आते यानी कि हमारा स्टैंडर्ड जो है अचीव नहीं हुआ, तो हम क्या होते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन आता है इज डेविएशन एक्सेप्टेबल. कि जो डेविएशन आया है वो एक्सेप्टेबल है, इट मीन्स कि उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं. ये आया तो कोई एक्शन नहीं लेना. अब ये वाला सिचुएशन आती है कि 90 आ गए, 95 आ गए, 98 आ गए. इन केस अगर 98 हमारा टारगेट आ रहा है, हमारा डेविएशन आ रहा है 2 का, तो क्या उस डेविएशन को हम टॉलरेट कर सकते हैं, डेविएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. इसमें भी 2 सिचुएशन आ गई, यस या नो. अगर तो हम डेविएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इट मीन्स 1% 2% डेविएशन है तो इट्स ओके, हमें कोई भी एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. और इन केस अगर हम डेविएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि डेविएशन ज़्यादा आ गया, तो फिर हम थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं. वो क्वेश्चन क्या है, इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल. इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल कि क्या हमने स्टैंडर्ड सही से रखे हैं कि कहीं हमने स्टैंडर्ड ही गलत रख दियो. वो कब होगा जब हमारा डेविएशन ज़्यादा आ जाए कि 100 वाले बन रहे हैं 85, तो हो सकता है हमने टारगेट ही गलत सेट कर लियो, हमने स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर लियो. तो क्या जो स्टैंडर्ड है वो एक्सेप्टेबल है, वो सही है या नहीं. अगर तो सही है तो
इट्स ओके अगर वो स्टैंडर्ड सही नहीं है तो हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं स्टैंडर्ड को, रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड्स, हम स्टैंडर्ड्स ही दोबारा सेट करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स ही दोबारा सेट करते हैं। तो ये किस में आ जाता है, एनालाइजिंग द डेविएशन। उसके बाद क्या आता है, जो कंट्रोलिंग के अंदर 2 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं या टेक्निक्स भी कह सकते हैं। वो टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऑलमोस्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंट्रोल करे, कि वो ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंट्रोल करे। अगर वो ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने लगी ना तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को लेकर चलते हैं कि इनकेस अगर डेविएशन आता है तो हम किस पर ध्यान देते हैं, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि हम एनालाइजिंग द डेविएशन देख रहे हैं ना कि क्या कोज है, क्या रीज़न है हमारा डेविएशन आया, तो हम किस पर फोकस करते हैं, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं की रिजल्ट एरिया। क्या बोला जाता है, की रिजल्ट एरियाज, KRAS, की रिजल्ट एरियाज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं है ईच एंड एवरी एक्टिविटी को कंसीडर करना, तो एक मैनेजर क्या करता है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को ही कंसीडर करता है। जैसे क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब एक फैक्ट्री है जिसका काम क्या है, मैन्युफैक्चर करना। अब उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल इम्पोर्टेंट है। उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 5% से इंक्रीज होगी और जो पोस्टल चार्जेस हैं वो 20% से इंक्रीज होगी। अब इम्पोर्टेंट क्या है, तुम कहोगे कि 20% वाला, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है तो इम्पोर्टेंट क्या है, मेन एक्टिविटी क्या है, रॉ मटेरियल। तो हम फोकस किस पे करेंगे, रॉ मटेरियल पर, ठीक है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्पोर्टेंट क्या होगी, परचेज, प्रोडक्शन, ये एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस कंपनी के बाहर रेडी वाले ने बर्गर के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, नहीं, कि डेविएशन किस वजह से आया, हम हर एक्टिविटी को कंसीडर नहीं कर सकते, तो हम किसको लेकर चलते हैं, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को। उसके बाद आता है सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन क्या कहता है कि वही चीज़, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट वाला, कि हम एक लिमिट लेकर चलते हैं, हम एक लिमिट डिसाइड करके चलते हैं। अगर जो हमारा डेविएशन है वो उसके बियॉन्ड आ जाता है, लाइक अगर हमने कहा कि 2% डेविएशन, दैट इज़ डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, अगर हमारा डेविएशन 2% से बियॉन्ड आ जाता है तो हम टॉप लेवल को इन्फॉर्म करेंगे, कोई ना कोई एक्शन लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन मतलब ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन कैन बी कंसिडर्ड, कि जो सिग्निफिकेंट डेविएशन है, एक लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो ही हम टॉप लेवल को इन्फॉर्म करेंगे। कि जैसे प्रिंसिपल ने बोला, अगर 2% स्टूडेंट्स फेल होते हैं, इट्स ओके, ठीक है, यानी कि अगर 1 स्टूडेंट फेल हो गया कोई बात नहीं, 2 हो गए कोई बात नहीं, अगर स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं टेस्ट में, किसी टेस्ट में 5 से 10, तो हमें प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या फिर एक स्टूडेंट अगर 2 बार रह जाता है, 2 बार फेल हो जाता है, 2 बार उसके मार्क्स कम आते हैं, इट्स ओके, लेकिन अगर एक स्टूडेंट के बार बार कम आ रहे हैं, यानी कि वो एक लिमिट से बियॉन्ड जा रहा है, तो हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो हमें एक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। ये था टॉपिक हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस में, जो हमारे लास्ट वीडियो में थोड़ा सा रह गया था, वो हमने आज कवर किए हैं। उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन।
इट इज़ ए फंडामेंटल फंक्शन। कि कंट्रोलिंग क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। यू नो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कहते हैं कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हम इस फंक्शन को ही हटा दें तो बाकी के जो फंक्शंस हैं वो क्या है, मीनिंगलेस है। मतलब हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, हमने स्टाफ को अपॉइंट किया, सारा काम किया, हमने देखा ही नहीं कि रिजल्ट आया कितना है, हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो कोई फ़ायदा है बाकी फंक्शंस परफॉर्म करने का। तो यही कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, एक फंडामेंटल फंक्शन है। देन आता है सेकंड, परवेसिव फंक्शन। आपको बताया ही हुआ है कि परवेसिव हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ये हर किसी में आ जाता है। तो परवेसिव हर जगह अप्लाई होता है, मतलब बिजनेस में भी और नॉन बिजनेस में भी। बिजनेस में भी और नॉन बिजनेस में भी। बिजनेस में हम ये देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, मतलब जितने यूनिट्स हमने सोचे वो बने या नहीं बने। नॉन बिजनेस हम मार्क्स के अंदर देखते हैं, हम क्लास में देखते हैं कि एक टीचर ने टारगेट सेट किया कि उसे 1 मंथ के अंदर 5 चैप्टर्स करवाने हैं, ये था उसका टारगेट, वो था उसका स्टैंडर्ड। फिर उसने देखा कि 4 चैप्टर्स ही हो पाए हैं, ये थी एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर देखा कि 1 चैप्टर रह गया, ये मेज़र किया, किस वजह से रहा, कि टीचर एब्सेंट था, और फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो हर जगह बिजनेस में भी और नॉन बिजनेस सब जगह अप्लाई होता है और हर लेवल पर होता है, टॉप पे भी, मिडल पे भी और लोअर लेवल पे भी। फिर आता है कि कंट्रोलिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मतलब वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बार बार चलता रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कंट्रोलिंग क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, बार बार हमें देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड अचीव हुए या नहीं हुए। उसके बाद आता है इट इज बोथ बिगनिंग एंड एंड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है ना वो एक सर्कुलर प्रोसेस है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग। आप ये कहोगे कि मैम कंट्रोलिंग तो क्या है, लास्ट फंक्शन है, लास्ट है, बट ये क्या है, प्लानिंग के लिए बेस भी है। ठीक है, ये क्या है, प्लानिंग के लिए बेस भी है कि कंट्रोलिंग में हमें ये पता चल जाता है हमारा डेविएशन किस वजह से आया। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट टाइम प्लान बनाते हैं तो पिछले वाले को लेकर चलते हैं। इट मीन्स कि कंट्रोलिंग क्या बन जाता है, बेस बन जाता है, किसका, प्लानिंग का। तो कंट्रोलिंग क्या है, बिगनिंग भी है और एंड भी है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड है, रिजल्ट से। हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को ही तो मेजर कर रहे हैं, रिजल्ट का ही तो कंपैरिजन कर रहे हैं। कौन सा रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट और स्टैंडर्ड रिजल्ट। आया समझ, ये क्या है, फंडामेंटल फंक्शन है। बाकी के जो फंक्शंस हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है अगर कंट्रोलिंग फंक्शन ही परफॉर्म नहीं किया जा रहा। परवेसिव हर जगह अप्लाई होता है, बिजनेस में भी, नॉन बिजनेस में भी और हर लेवल पर। कंट्रोलिंग इज कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, रिपीट होती रहती है। उसके बाद बोथ बिगनिंग एंड एंड, मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में भी नीड होती है और लास्ट में भी नीड होती है। स्टार्टिंग में कैसे, जब हम प्लान बना रहे हैं तो पिछले वाले को हम लेकर चलेंगे कि पीछे क्या मिस्टेक होगी। इट इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट, क्योंकि हम रिजल्ट को मेज़र करते हैं, डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं और उसका रीज़न देखते हैं, देन करेक्टिव एक्शन लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट पॉइंट आता है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि कंट्रोलिंग क्या करता है, हमारी हेल्प करता है गोल को अचीव करने में। कैसे, क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं, डेविएशन को डिडक्ट करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। वो एक्शन किस लिए लिए जाते हैं, गोल को अचीव करने के लिए, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। सेकंड आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स।
कि जैसे हमने एनालाइजिंग द डेविएशन में पॉइंट किया था ना, कि हम ये देखते हैं कि क्या हमने स्टैंडर्ड सेट सही से किए हैं या नहीं किए। कि एक मैनेजर क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करता है किससे, स्टैंडर्ड से। तो हम ये देखते हैं कि कहीं हमारे स्टैंडर्ड ज़्यादा या फिर कम तो नहीं रह गए जितने हमें रखने चाहिए थे। ये कैसे हमें पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। फिर आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे हमने कहा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट सेट कर देते हैं। हमने सबको बता दिया, ए पर्सन 100 यूनिट्स बनाएगा, बी भी 100 बनाएगा, सी 100 बनाएगा। हमने सबको वर्क दे दिया, हमने सबका टारगेट सेट कर दिया। अब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि देखा जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा, कौन कितना वर्क कर रहा है। अगर वर्क नहीं हो रहा तो रीज़न क्या है। अब क्या है, हर कोई रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा, चाहे तो फिर वो मटेरियल रिसोर्स हो, चाहे फिर वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे फिर वो मटेरियल रिसोर्स हो, चाहे फिर वो ह्यूमन रिसोर्स हो। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि हमने इतने टाइम पर इतना वर्क करना है, हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो फुल डेडिकेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं। उसके बाद आता है 5th, ensuring order and discipline। ensuring order and discipline कि क्या होता है, जब स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, हर किसी की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है, तो जो भी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक डिले इन वर्क, थेफ्ट, करप्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती रहती हैं, टाइम टू टाइम चेक होती रहती हैं, और इनके होने के चांसेस भी कम होते हैं। क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं हमारा टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और टाइम टू टाइम एक्शन भी लेते रहते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो अनडिज़ायरेबल नेचर की हैं वो क्या हो जाती हैं, रिड्यूस होती रहती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के होने के। तो ये थे इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किया। क्या, एक तो एनालाइजिंग द डेविएशन में 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, हम इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को लेकर चलते हैं, की रिजल्ट एरिया को लेकर चलते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन की एक डेविएशन टॉलरेंस लिमिट होती है, उस लिमिट के बियॉन्ड अगर डेविएशन आएगा तो हम टॉप लेवल को इन्फॉर्म करते हैं। फीचर्स में हमने किया, कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है, परवेसिव है, फंडामेंटल फंक्शन है, देन इम्पोर्टेंस किया, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, हमें पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड सही से सेट किए गए हैं या नहीं किए गए, रिसोर्सेज जो हैं अच्छी तरह से यूटिलाइज होंगे, वेस्टेज नहीं होएगी, एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा, वो फुल डेडिकेशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, और प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में काम होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है डेविएशन को। तो जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़, डिले इन वर्क, थेफ्ट वगैरह, इन सब के चांसेस कम होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।